आपका एक अध्याय है दार्शनिक विश्वास और इमारतें, जिसमें हम प्राचीन काल के करीब 1000 वर्ष के काल का सांस्कृतिक इतिहास देखने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास हमारा शुरू होता है तकरीबन 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक हम इसका विकास देखते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अध्याय में लिया गया है, वो है बौद्ध धर्म का विकास। किस प्रकार दार्शनिक एक नए तरह की विचारधारा दे रहे थे, उसको बौद्ध धर्म के द्वारा समझने का प्रयास किया गया है। हालाँकि बहुत से अन्य दार्शनिक अन्य तरह के विचारों को भी उस समय के समाज के सामने रख रहे थे। इनके आपस में संवाद हो रहा था, वाद-विवाद हो रहा था और संस्कृति में नए-नए तत्व सम्मिलित हो रहे थे। कुछ पुराने रूपों का परिवर्धन हो रहा था, कुछ नई चीज़ें शामिल हो रही थी। तो ये सांस्कृतिक विकास हम ये देखते हैं कि वैचारिक स्तर पर तो हो ही रहा था, लेकिन उसी के साथ-साथ उन विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में एक नया साहित्य लिखा जा रहा था। साहित्य में जो लिखित ग्रंथ थे, उनमें नई बातें आ रही थीं। उसी के साथ-साथ जिन इमारतों का निर्माण हो रहा था, उनमें उन विश्वासों को अभिव्यक्त करने का एक प्रयास देखा जा सकता है। तो नए प्रकार का एक स्थापत्य देखने को मिलता है, मूर्ति कला में विकास देखने को मिलता है और साहित्यिक विकास या ग्रंथों का विकास या धार्मिक विकास, वो तो इसकी आधारशिला के रूप में था ही। ऐसी कई इमारतें हैं जो धार्मिक विश्वासों के कारण बनाई गई, लेकिन वो कला का अप्रतिम नमूना थी। इस अध्याय में ऐसी ही इमारत की बड़ी चर्चा आएगी और वो है सांची का स्तूप। सांची आपने अगर नहीं देखा है ये स्तूप तो आपकी पुस्तक में एक बहुत ही अच्छा इसका चित्र दिया हुआ है और अगर आप किसी भी पर्यटन की पुस्तक देखेंगे या कहीं भी सांची स्तूप करके सर्च करेंगे, तो बहुत आसानी से इसका चित्र हमें मिल जाता है। बहुत ही भव्य इमारत है और इसको देख कर के सचमुच ये लगता है कि प्राचीन भारत में कला का क्या अप्रतिम विकास हुआ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये इमारत इतने प्राचीन काल में बनाई गई, तो क्यों बनाई गई? किसने बनाई? और इस सब से भी बड़ा प्रश्न ये है कि इतने सालों पुरानी जो इमारत है, जो एक स्मारक आज हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर, वैभवपूर्ण रूप में उपस्थित है, वो बचा कैसे रहा इतने सालों तक? क्योंकि देखिए मैं जिस गाँव की हूँ, मैं राजस्थान के गाँव की हूँ और वहाँ पे हमारे गाँव में इस तरह की कोई इमारत अब बची नहीं है। लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि जब उन्हें ईंटों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो खुदाई करके ईंटें निकाल लेते थे, खरीदते नहीं थे, ईंटें पकाते नहीं थे भट्टी में, उन्हीं ईंटों से अपना मकान बना लेते थे। वो जो इमारतें थीं ज़मीन के नीचे, वो निश्चित रूप से कुछ प्राचीन थी और अब आज जब इतिहास की अधिक जागरूकता आ गई है, तो हम देखते हैं कि कुछ इमारतों के अंश वहाँ मिले हैं, पर पूरी की पूरी इमारत जैसे सांची का स्तूप है, वो इमारत वहाँ से नहीं मिलती। तो सांची का जो स्तूप मिलता है, उसमें भोपाल के जो शासक थे, उनका बहुत-बहुत बड़ा हाथ है। शाहजहाँ बेगम जो हैं, उनकी जीवनी में वो लिखती हैं। उन्होंने उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में भी हुआ है, उसका तर्जुमा किया गया है और वो ये बताती हैं कि किस तरह से जब वो इस प्राचीन खंडहर रूपी एक स्तूप बचा हुआ था, उसको देखने के लिए गईं, तो वो उसकी भव्यता से, उसकी कलात्मकता से, उसकी सुंदर मूर्तियों से, उसके सुंदर स्थापत्य से बहुत प्रभावित हुईं और उनके साथ जो अंग्रेज़ गए थे वो भी उससे बहुत प्रभावित है। वो यूरोपीय अपने साथी जो उनके साथ में गए थे, जो बहुत रुचि रखते थे भारत के पुरातत्व में, उनका ज़िक्र करती हैं। और विशेष रूप से वो ज़िक्र करती हैं जो जिन्होंने भारत के पुरातत्व पर प्राचीन जो इस तरह के अवशेष मिले हैं, इमारतें मिली हैं, उन पे बहुत काम किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम का वो उल्लेख करती हैं और वो कहती हैं कि उन्हें तो बहुत अधिक रुचि इसमें जागृत हो गई और वो इसका अध्ययन करना चाहते थे। और बाद में भारत का जो पुरातत्व विभाग है, उसने इसका अध्ययन बहुत विशद रूप से किया भी। तो शासकों का और इस तरह के जो विद्वत जन थे, जिन्हें इस तरह की जानकारी थी, उन दोनों का हाथ इसमें है ही। मगर साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए बहुत से लोग, जिन्हें इसमें रुचि थी, वो इस अवशेषों को अपने देश, यूरोप में ले जाना चाहते थे। वो उल्लेख करती हैं, जिन शासिका का मैंने अभी आपको बताया, ज़िक्र किया, वो उल्लेख करती हैं कि किस तरह से
उनसे फ्रांस के अधिकारियों ने बड़ा निवेदन किया कि आप हमें इसका जो ईस्टर्न गेटवे है, जो पूर्वी द्वार है, बड़े सुंदर 4 द्वार हैं उसके, तोरण द्वार कहते हैं उनको। अ, जो पुरातत्व की भाषा है उसमें बड़ा अलंकृत द्वार होते हैं, उसमें बहुत सुंदर-सुंदर चित्र, मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। वो उसको फ्रांस ले जाना चाहते हैं, वो कहते हैं वहाँ हम वहाँ म्यूज़ियम में, संग्रहालय में रखेंगे और वहाँ इसकी ज़्यादा अच्छी जगह मगर इन्होंने ले जाने नहीं दिया। कुछ अंग्रेज़ भी ऐसा ही करना चाहते थे कि हम ब्रिटिश म्यूज़ियम्स में इसको रख लेंगे, यहाँ से ले जाएँगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी आप एक साँचा लीजिए, इसका बनवा लीजिए, प्लास्टर का कुछ बनवा लीजिए और ले वो इसकी प्रतिकृति आप इसकी जो अनुकृति है, इसको कॉपी करके आप ले जा सकते हैं वहाँ पर। तो जो मूल रूप में पूरा विखंडित हो जाता अगर इसके अंश दूसरे देशों में चले जाते। लेकिन इनकी जागरूकता से ये वहीं पर आज बना हुआ है और इसकी बहुत अच्छा संरक्षण जो भारत का पुरातत्व विभाग है, उसने किया हुआ है। तो उसको देखा जा सकता है आज भी जाकर के और बहुत अच्छे रूप में जहाँ जो कुछ टूट-फूट हो गई थी, उसकी बहुत सही तरीके से इस तरह से मरम्मत करी कि उसका जो प्राचीन अ, अंश है, प्राचीन रूप है, वो उसको कोई हानि ना पहुँचे, उसी रूप में उसको उसकी मरम्मत की जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतने अच्छी एक इमारत, ये क्यों बनवाई गई? इसका महत्व क्या था? ये एक बौद्ध स्मारक था। बौद्ध स्मारक जो बौद्ध धर्म है, क्या उसमें इस तरह की इमारत का कोई महत्व है? क्या बौद्ध जो अनुयायी थे या जो समर्थक थे, वो इस तरह की इमारतें बनवाते थे? क्या इसमें जो छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, वो बौद्ध धर्म के किसी दर्शन को अपने आप में समेटे हुए हैं? ये बहुत से रोचक प्रश्न हैं जो कि जो हम बौद्ध दर्शन को समझे बिना शायद नहीं समझ सकते। और इसीलिए सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ? बौद्ध धर्म का दर्शन क्या था? और बौद्ध धर्म में जिस तरह की इमारतें बनाई जाती थीं, उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो ये कुछ प्रश्न जो हैं, वो इस अध्याय में हम विस्तार से इनको समझने का प्रयास